हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे लिपिड्स के बारे में, अर्थात वसा के बारे में जानेंगे हम लोग। आज जानना हमें लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स का मतलब होता है वसा, और वसा से सभी कोई परिचित है। परिचित होने का मतलब जब शरीर मोटा हो जाता है तो कहता है कि भाई खा के इनके अंदर वसा जो है ज्यादा बन गया है। ज्यादा वसा बनने का मतलब हम लोग कहते हैं कि ज्यादा मोटे हो गए। जो ज्यादा इंसान मोटा होता है हम लोग कहते हैं कि वसा की मात्रा इनके अंदर बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से ये ज्यादा मोटा है। और जो दुबला पतला कहता है कि इसके अंदर इससे कुछ खाते पीती नहीं है और ना कुछ खाता पीता है, इस वजह से दुबला पतला है। तो बात कर लेते हैं कि लिपिड्स अर्थात कि वसा कब हमारे शरीर में ज्यादा बनता है। ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं वसा वाला चीजें तो हमें क्या हानि होगी, और कम अगर खाते हैं तो क्या समस्या होगी। आपको इसमें यह जानने को मिलेगा कि आप 2 दिन तक फास्टिंग करते हैं तो आप 2 दिन तक भूखे कैसे रह जाते हैं। बात यह होती है कि फास्टिंग करने के समय आपका बॉडी निष्क्रिय तो नहीं होता है, बॉडी के सारे वर्क होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में एनर्जी लेवल तो चाहिए होता है। तो उस एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है आपके बॉडी के अंदर, वो जो एनर्जी है वो कहां से प्राप्त होती है, उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, वसा के बारे में। तो वसा जो नाम है, वसा का नाम का नामकरण की अगर बात कीजिएगा तो इनका नामकरण किए थे ब्लूड ने। किसने किए थे? ब्लूड ने इनका नामकरण किया था। ब्लूड ने किया था, इसलिए मैंने ब्लूड से ब्लू कलर से ही लिखा, ठीक है। तो वसा का नामकरण किसने किया? ब्लूड ने। इसने क्या कहा कि जो ये वसा है, वसा वास्तव में किससे बना हुआ है? इसमें हाइड्रोजन भी होगा, इसमें कार्बन भी होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा, इसके अंदर फास्फोरस भी होगा। ये सभी इसके अंदर पाए जाएंगे, और इन सभी के मिलने से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही नहीं इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे तत्व है। इन सभी तत्वों के कंपोजिशन की वजह से बन के तैयार होगा हमारा वसा, ठीक है। अब जरा सोचिए कि वसा कहाँ मिलती है आपके। वसा अगर आपको लेना हो तो वसा आप कहां से प्राप्त करते हैं? तो वसा प्राप्त करने का जगह देखिए, आप तेल रोज दिन सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तेल वसा देती है। घी इस्तेमाल करते हैं, वसा देती है। दूध डेली पीते हैं आप, वसा देती है। उसके बाद क्या कहाँ देगी वसा जी? फटाफट बताइए। तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन इस्तेमाल करते हैं आप, वसा मिलेगा। ज्यादा मीट वाले चीज खाते हैं, वसा देगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सभी के सभी आपके शरीर के अंदर वसा अर्थात लिपिड्स की मात्रा को ज्यादा देती है। अब बात ये आती है कि हमें तो पता चल गया स्रोत, हमें यह भी पता चल गया कि किन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में यह बन के तैयार कैसे होता है, ठीक है। तो इनकी अगर बात करेंगे, अगर इनकी संरचना की बात करें, लिपिड्स की किसकी बात कर ले हम? संरचना की, कि लिपिड बनता कैसे है, लिपिड के बनने के स्रोत कैसे है, इनकी संरचना कैसे होगी। तो लिपिड की संरचना जो होगी, उनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर भी कार्बोक्सिलिक, जैसा अभी हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, प्रोटीन में क्या बताया था कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जुटे रहते हैं एमिनो अम्ल के साथ, एमिनो के साथ जुड़े रहते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एमिनो अम्ल बनाते हैं, और जब एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो प्रोटीन बना लेते हैं। तो इनका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और उसके साथ क्या होगा कि इसके साथ भी होंगे CH2 का बॉन्ड, ठीक है। और इसके अंदर होंगे आपके CH3 का बॉन्ड भी। किसका बॉन्ड होगा? CH3 का, और आपका क्या? CH2 का, ये ठीक है। CH3 का और CH2N, N का मतलब है कि जितना मर्जी आप बढ़ा लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि N का मान कभी जीरो नहीं होगा। N का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। जैसे ध्यान समझिए, एक मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये आपके कार्बन हाइड्रोजन हो गए, 3 हो गए अलग। अब क्या हो गया लास्ट में? क्या हो गया आपके? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए।
COOH। क्लियर। अब एक बॉन्ड इधर निकल गया आपका, एक बॉन्ड इधर निकल गया। अब बीच में जितना मर्जी आप CH2 धो दीजिए, बीच में एक कार्बन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, आप जितना मर्जी लगा लीजिए, यह चैन बनते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि CH2 के बगल में N लिखा हुआ है कि आप जितना डालिएगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, वैसा वसा जो है, वैसा वसा अम्ल जो है बन के तैयार हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 होल N COOH। COH क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 और CH2N हमारा क्या हो गया, मेन हमारा एसिड का फॉर्म, सॉरी मेन इसका वसा का पार्ट हो गया जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़कर एक बॉन्ड बनाता है आपका। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। तो आसानी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे n के जगह पे मान लीजिए कि हम 3 रख देते हैं। n के जगह पे कितना रख देते हैं, n के जगह पे वैल्यू हम 3 रख देते हैं। और 3 रखते हैं तो देखिए नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए जरा एक बार क्या हो गया हमारा, ये हो गया CH3 CH2 और N है, N के जगह पे हम कितना रख दिए, 3 रखे हैं, तो 3 हो गया हमारा, और COH। क्लियर है। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पे, देखिए कार्बन यहाँ पे एक हो गया, एक कार्बन, यहाँ पे 3 से C में गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन है, कितने कार्बन है, एक। इसको आप बाहर निकाल लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये अलग है। अब देखिए 3 यहाँ पर और एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3 गुने 1 3, और एक यहाँ पे है, तो 3 एक कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 को हम क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं ब्यूटेन। जब 4 कार्बन वाले आपके परमाणु वाले आपका जो हाइड्रोकार्बन बनता है तो ब्यूटेन कहते हैं ना आप उसे। तो क्या हो जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुटा हुआ है, तो इससे हम लोग कहेंगे ब्यूटिक अम्ल। क्या कहेंगे इसे, ब्यूटिक अम्ल। बात समझ में आ रही है, अर्थात 4 वाला है तो ब्यूटिक अम्ल बन गया। तो इस तरह से इनके नामकरण होते चले जाएंगे और ये आपका बनते चला जाएगा। चैन बनने का बस एक ही तरीका है कि CH3 और COOH कॉमन रहेगा और बीच में CH2 के बॉन्ड जितना मर्जी उतना ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका लिपिड्स या वसा की संरचना। क्लियर है। ध्यान एक और चीज रखना है आपको कि ये जो होते हैं लिपिड्स, लिपिड्स भी आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लिपिड्स भी पाए जाते हैं। ये क्लियर है आप लोग को। देखिए ये क्लियर है तो जानिए कि लिपिड्स जो होंगे वो मुख्य रूप से 3 तरह के पाए जाएंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन, देखिए 3 प्रकार के कौन कौन लिपिड होंगे। तो पहला साधारण लिपिड होगा, अरे जो हमने पढ़ा था किसमें, जो प्रोटीन में मैंने आपको बताया था आपको, एक साधारण, दूसरा क्या, संयुग्मन वाला, जुटने वाला, ठीक है, यानी कि जुड़ा हुआ, संयुक्त, और तीसरा क्या बताया था आपको, व्युत्पन्न। क्लियर है। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे, साधारण हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे और व्युत्पन्न हो जाएंगे। क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये लिपिड्स बनते हैं ना, इस लिपिड्स के अंदर दो चीज दोनों होती है। 2 प्रकार के आपके हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त और दूसरा होते हैं असंतृप्त। अगर संतृप्त और असंतृप्त नहीं पता है तो जरा सा समझ लीजिए इसे साइड में। देखिए जैसे एक गिलास है आपका, ग्लास के अंदर आपने पूरी पानी भर दिया, ठीक है, एक और गिलास है, इस गिलास के अंदर भी आपने पूरा पानी भर दिया, ठीक है। इस गिलास का नाम A है और इसका नाम B है। क्लियर। अब क्या है
कि एक गिलास के अंदर जब हम चीनी को डालते हैं, किसको डालते हैं, चीनी को जब डालते हैं, तो चीनी जो इसके अंदर घुलेगा, यह चीनी जो इसके अंदर घुलेगा, यह चीनी की अगर मात्रा की बात कीजिएगा तो इनकी क्षमता है कि सिर्फ क्या कर सकता है, यह चीनी अपने अंदर जो घुलाएगा सिर्फ क्या कर सकता है कि 3 चम्मच चीनी घुला सकता है। कितना चम्मच चीनी घुला पाएगा, 3 चम्मच ही। और इनके अंदर क्षमता है कि यह चीनी को भी 3 चम्मच घुलाएगा, लेकिन इसके अंदर हमने कितने चम्मच चीनी डाले हैं, तो सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाला हमने। और इनके अंदर हमने 3 क्षमता है, तो हमने 3 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है। अब एक भैया आए हमसे बड़े, और वो क्या बोल रहे हैं कि हमको दोनों में 1-1 चम्मच चीनी और डालना है। तो बताइए कि 3 चम्मच चीनी का इसमें जगह था, पूरा फुल हो गया। अब एक को सीट खाली नहीं है। अब 1 चम्मच चीनी इसमें डाला जा सकता है क्या, नहीं डाला जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी तरह यह भर चुका है। लेकिन इसके पास अभी जगह है, 1 क्या 2 चम्मच डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो वही कहता है कि जिसके अंदर अब बाहर से कुछ अन्य चीज को आने की जगह नहीं है, पूरा फुल हो गया, सीट पूरा भर गया, तो उससे हम लोग कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं, संतृप्त। और जिनके अंदर बाहर से आने की क्षमता है तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त। क्या कहते हैं, असंतृप्त। क्लियर है आप लोग को संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब जो पूरी तरह से फुलफिल हो गया, और असंतृप्त का मतलब होता है जिनके पास अभी भी क्षमता है कि बाहर से मटेरियल को ले सकता है, तो वह कहलाता है आपका क्या, असंतृप्त। तो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के अंदर जो संरचनाएं होंगी वह दोनों प्रकार की होंगी, एक आपका संतृप्त वाला भी और दूसरा असंतृप्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संतृप्त और असंतृप्त। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा साधारण लिपिड्स के बारे में। इसके अंदर जो साधारण लिपिड्स की अगर बात कीजिएगा तो साधारण लिपिड्स के अंदर भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है वसा या तेल जो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है आपका मोम। क्या होता है आपका, मोम। क्लियर है। तो पहले बात करेंगे वसा और तेल के बारे में। वसा और तेल में से देखिए कि खाने में कौन ज्यादा उपयोगी होता है और क्या हमें यूज करना चाहिए। बात ये आती है कि जनरली आपके पास अगर घी भी अवेलेबल है और एक तरफ आपका तेल यानी कि रिफाइन कुछ भी आपका अवेलेबल है, सरसों का तेल ही मान लीजिए कि अवेलेबल है, तो आप बताइए कि किसका इस्तेमाल करना बेहतर होगा आपके लिए। एक तरफ घी है और दूसरे तरफ तेल या रिफाइन है आपके पास, आप क्या इस्तेमाल करना बेहतर समझेंगे या क्यों। तो देखिए कभी भी आप जब खाने में इस्तेमाल कीजिएगा तो जितना ज्यादा हो सके तेल या रिफाइन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तेल और रिफाइन जो होते हैं यह क्या होता है कि असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं, और असंतृप्त होने के कारण यह जल्दी टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। और जो जल्दी टूट जाता है तो समझिए सीधे शब्दों में कि जब आप खाना खाते हैं तो जल्दी यह अम्ल के रूप में टूटता है, और इन पर जो आपका पाचक रस निकलता है इनको पचाने में जल्दी मदद करता है, और जितना जल्दी यह पचता है उतना आसानी से आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन अगर दूसरे तरफ अगर वसा की बात कीजिएगा, घी की बात कीजिएगा, डलडा की बातें कीजिएगा, तो यह संतृप्त होते हैं जिनका पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब नहीं होगा तो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा होगा। किसके रूप में इकट्ठा होगा, कोलेस्ट्रॉल के रूप में। कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड ले जाने वाली जो नसें हैं उन नसों के बीच में जाके यह एक लेयर की तरह रहेगा, और इस लेयर की वजह से आप कुछ भी अगर
जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है वह उस अनुरूप सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, परिवहन उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसे नॉर्मली होता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाए तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, तुरंत थकान महसूस होना शुरू हो जाएगा, शरीर में मोटापा बढ़ने लगेगा, अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी अगर वसा का कंटिन्यू आवश्यकता से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तब। अधिक मात्रा की बात हो रही है तब, जनरली थोड़ा बहुत कभी इस्तेमाल करते तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं कि एकदम बस सिर्फ उसी में डुबो के ही खाना है, तब प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जनरली ये भी कहा जाता है कि जितने एथलेटिक्स होते हैं, जितने रनर्स होते हैं, उनको घी का इस्तेमाल रोक दिया जाता है कि आप अगर इनका इस्तेमाल कम कीजिएगा तो आपके अंदर थकान कम होगी, आप मतलब सांसें ज्यादा बनेंगी आपकी। तो इस वजह से यह कोलेस्ट्रॉल वाला जो आइटम है इनका इस्तेमाल हमें कम करना है। इनके जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, तेल या रिफाइन का इस्तेमाल हमें करना है। ये तेल और रिफाइन असंतृप्त होते हैं और असंतृप्त होने के बाद जल्दी टूटते हैं और जल्दी टूटकर हमारे शरीर के अंदर इनका पाचन आसानी से हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने खा लिया है, ठीक है, और खाने के बाद आपका क्या हो गया कि ये कोलेस्ट्रॉल वाला जो आइटम है वो अंदर गया और यह पचा नहीं, बॉडी के अंदर जाने के बाद यह पचता है, टूटता है, यह टूटा नहीं, और टूटने के बाद क्या हो गया कि यकृत के पास यह संचित हो गया। वो इंतजार करते रहा कि अब आएगा अब आएगा, पाचक रास तो पचेगा, लेकिन वो आया नहीं और बेचारे यकृत के पास ये जो आपका क्या था, कोलेस्ट्रॉल वाला मटेरियल था, ये जो घी वाला आइटम था, वह जमा रह गया। तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर यकृत में एक रोग के रूप में यह पैदा हो जाता है, ठीक है। और इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं, तो यह यकृत के अंदर आपको एक रोग पैदा करेगा और यह फैटी यकृत के रूप में आपका यह रोग बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमें सेवन करना है एक आपका समुचित तरीके से, एक उपयुक्त तरीके से। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करते हैं आप मोम की, अब इसके अंदर संतृप्त और असंतृप्त की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आप। देखिए अभी आपको ब्यूटरिक अम्ल दिखाया था, आपको मैंने ब्यूटरिक अम्ल दिखाया था, देखिए CH3 CH3 CH2 होल 3 COOH, यह ब्यूटरिक अम्ल था। यह ब्यूटरिक अम्ल क्या है आपका, असंतृप्त है, असंतृप्त है, मतलब कि इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आसानी से पच जाएगा। ये कहां मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए, माफ कीजिएगा, ये संतृप्त हो गया, संतृप्त है तो संतृप्त होने का मतलब क्या हो गया कि यह पचेगा कम, मतलब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बना लेगा ज्यादा। यह सामान्य रूप से मक्खन में मिलता है आपको, मक्खन जो खाते हैं उन मक्खन में आपको मिलेगा ये ब्यूटरिक अम्ल, और यह ब्यूटरिक अम्ल क्या होगा, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, ठीक है। तो यह संतृप्त वाला हो गया। एक असंतृप्त का एग्जांपल भी देख लीजिए, आपका उलेइक अम्ल, क्या हो गया, उलेइक अम्ल। उलेइक अम्ल में क्या होगा कि 16 कार्बन परमाणु वाला होगा। कितना कार्बन परमाणु वाला, 16 कार्बन परमाणु वाला। देखिए हम दिखाते हैं आपको, देखिए 16 कार्बन परमाणु का मतलब क्या हो गया, CH3 और CH2 और 16 है तो गुने 15 और COOH, ये इस फॉर्म में रहेगा। और ये क्या होगा आपका उलेइक अम्ल, क्या कहलाएगा, उलेइक अम्ल। और ये उलेइक अम्ल अगर आप खाते हैं तो ये क्या आपका असंतृप्त है, असंतृप्त होगा तो आसानी से यह टूट जाएगा, और टूटेगा तो आपके बॉडी के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये जहां ज्यादा से ज्यादा कहां मिलेगा आपको, तो ज्यादा अगर बात कीजिएगा तो जैतून के तेल में मिलेगा आपको। क्लियर है? तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना है जो असंतृप्त हो, और संतृप्त का इस्तेमाल करना है लेकिन एक हिसाब से, एक लेवल से करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब जरा बात कर लेते हैं मोम का, ये तो था वसा और तेल की बात, अब जरा बात करते हैं मोम की। ये भी एक प्रकार का वसा ही है, और ये आपको कहां मिलेगा, जैसे मधु मोम है प्राकृतिक रूप में, मधु का मोम देखे होंगे आप लोग, मधुमक्खी जो छत्ता लगाती है,
तो छाता लगाती है तो देखते होंगे उसके अंदर क्या करती है कि वह मध जो होता है, मध जिस मोम मध के पास जो आपका जिसमें छाता बनाती है, उसके अंदर से जो मोम प्राप्त होगा ना, उससे हम लोग कहते हैं मधुमोम। जहां पे आपका मध पाया जाता है, वो वाला एरिया जो होगा मधुमोम के नाम से जाना जाता है। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं आप, तो वह भी आपके बॉडी के अंदर क्या बढ़ाएगा, वसा को बढ़ाएगा। वह भी एक प्रकार का वसा है, और वो वसा भी क्या कहलाएगा, आपका साधारण वसा कहलाएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके साधारण। अब बात कर लेते हैं संयुक्त के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त के बारे में। तो संयुक्त के वसा अम्ल की बात कीजिएगा तो ये 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वसा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन है? पहला फास्फोलिपिड। पहला क्या है? फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड नाम से क्लियर हो गया कि इसके अंदर फास्फोरस पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। जिस वसा के अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी उसे फास्फोलिपिड कहेंगे। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स, जिनके अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा होगी, शर्करा की मात्रा ज्यादा होगी, तो वह क्या कहलाएगा हमारा? ग्लाइकोलिपिड। तीसरा होता है आपका कि सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स, यह लिपिड जो होगा मस्तिष्क में ज्यादा मिलेगा। कहां मिलेगा हमें? मस्तिष्क में मिलेगा। सल्फोलिपिड्स कहां मिलेगा? मस्तिष्क में, दिमाग में ये मिलता है लिपिड्स। उसके बाद होता है लिपोलिपिड्स। ठीक है, लिपोलिपिड्स। ये देखिए लिपोलिपिड्स जो होते हैं वास्तव में प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, और ये ज्यादातर इस्तेमाल कहां होते हैं? तो कोशिका की झिल्ली बनाने में, कोशिका झिल्ली को बनाने में। क्लियर है? सल्फोलिपिड्स क्या हो गए? मस्तिष्क बनाने में। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर तंत्रिका बनाने में मदद करते हैं। क्या बनाने में? तंत्रिका बनाने में मदद करेंगे। और फास्फोरस तो आपके बॉडी के अंदर कितना उपयोगी है पता ही है, हड्डियों वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है फास्फोलिपिड्स का। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स, ये संयुक्त 4 प्रकार के हो जाएंगे। फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स और लिपोलिपिड्स या लिपोप्रोटीन्स कह लीजिए, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है? कोशिका झिल्ली को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 तरह के संयुक्त लिपिड्स हो गए। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न लिपिड्स के बारे में। तो समझिए व्युत्पन्न लिपिड्स वो होंगे जिसे संश्लेषित करके बनाया जाएगा और जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। जिनके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी हमें? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, उससे हम लोग व्युत्पन्न लिपिड्स कहेंगे। अब ये सब कुछ जान लिए लिपिड्स के बारे में, तो बात ये आती है कि इन लिपिड्स का इस्तेमाल आपके शरीर में क्यों जरूरी है, मतलब इसके कार्य आपके बॉडी के लिए क्यों है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके कार्य के बारे में। पहला नंबर, ऊर्जा और उष्मा के लिए। ऊर्जा और उष्मा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? या बॉडी के अंदर ऊर्जा तो देगा ही, उष्मा तो देगा ही, इसके अलावा और क्या कर सकता है आपके बॉडी के अंदर? तो आपके बॉडी के अंदर करेगा कि रोधी क्षमता बढ़ाएगा, रक्षात्मक काम करेगा। रोधी क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ये काम करेगा। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो आपके बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स, विटामिन, इन सभी की मात्रा बढ़ाएगा। स्टेरॉइड्स का मतलब होता है जो आपकी क्षमता बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए कि आपको फीवर हो जाता है, फीवर नहीं उतरता है, तो आप अलग से एक स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो भी दवा खाएंगे उसकी पावर बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, उसी को हम स्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या इसका काम और होता है आपका? कोशिका झिल्ली बनाने में, कोशिका झिल्ली को बनाने में, मस्तिष्क के नर्व बनाने में, मस्तिष्क के पार्ट बनाने में, ठीक है, दुग्ध स्रावी ग्रंथियों में, दुग्ध स्रावी ग्रंथि में। तो ये सभी जगह है जहां पे इसका इस्तेमाल मेन रूप से किया जाता है। ये हमारे लिए उपयोगी इस रूप में होते हैं वसा।
क्लियर है फ्रेंड्स? आशा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा लिपिड्स यानी कि वसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।